सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के दरमियान एक जंग जैसा माहौल बना दिया है। सदर ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% जबकि चाइना से इंपोर्ट पर 10% टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी है। माशी माहिरीन के मुताबिक टैरिफ आयद होने से पूरी दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज की ग्रोथ कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन में इजाफे का इम्कान है। AKD सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट ऐसी सूरत हाल में सामने आई जिसमें लिखा है कि चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर 25% तक टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। AKD सिक्योरिटीज की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेड वॉर के नतीजे में कमोडिटीज और ऑयल एंड गैस की कम कीमतें, अमेरिकी डॉलर की वैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट बुलंद रहना पाकिस्तान के फेवर में जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज में तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को अपना इंपोर्ट बिल कम करने में मदद मिल सकती है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक्सपोर्ट में इजाफा भी हो सकता है। करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ के दौरान पाकिस्तान ने अपनी टोटल एक्सपोर्ट का 19% अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ड्रिवन इकोनॉमी है और पाकिस्तान चाइना को $239 मिलियन से ज़ायद की एक्सपोर्ट्स करता है और एक्सपोर्ट के मुकाबले में पाकिस्तान चाइना से $1180 मिलियन की इंपोर्ट करता है। पाक US ट्रेड में भी इसमें नुमाया इजाफा हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट्स $8 अरब तक पहुंच गई हैं, जिसमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बायलैटरल ट्रेड को $14 बिलियन तक ले जाने का पोटेंशियल मौजूद है। इस रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान पाक अमेरिका बायलैटरल ट्रेड का हुजम $3 अरब 5 करोड़ से ज़ायद रहा है। पाकिस्तान अमेरिकी कपास का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी ग्रॉस GDP $29 ट्रिलियन से ज़ायद है, जबकि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे अहम और बड़ी इकोनॉमी है, जिसका वॉल्यूम तकरीबन $18.5 ट्रिलियन से ज़ायद है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाली एड रुक जाने के बाइस अब पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। हुकूमत ने इस करंट फिस्कल ईयर के लिए US एड की जानिब से सिर्फ $21 मिलियन की ग्रांट्स ही बजट तखमीने में शामिल की हैं, जो कि $26 बिलियन की ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मुकाबले में इंतहाई कम है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। AKD सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज के बावजूद भी पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल रहेगी, क्योंकि फॉरेन इन्फ्लोज, रेमिटेंसेज और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल वक्त के साथ साथ बेहतर होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि पाकिस्तान इस ट्रेड वॉर से फायदा उठा सकता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पिछले साल चीन ने $3.58 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी। $460 अरब की एक्सपोर्ट्स अमेरिका और $762 अरब की एक्सपोर्ट यूरोप को की गई थी। हुकूमत अगर चाइनीज कंपनीज को मराद दे तो वो पाकिस्तान आकर भी इंडस्ट्रीज और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज कंपनीज और बिजनेसेस अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अपना कारोबार अब वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और दीगर ममालिक में मुंतकिल कर रहे हैं, जहां से चाइनीज प्रोडक्ट्स अमेरिका और यूरोप एक्सपोर्ट्स करने पर कम टैक्सेस लगते हैं। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है और कैसे मैक्सिमाइजेशन इस पूरी सूरत हाल की कर सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद उवैस अशरफ साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस साहब, आप ही के इदारे की ये रिपोर्ट है जिसमें अब हमें लग रहा है, ज़ाहिर है कि जब अमेरिका में नई हुकूमत आई उसके बाद सब इस शशोपनी में मुब्तला थे कि आगे क्या मुआशी पॉलिसीज़ होंगी, किस मुल्क को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त गेन करने के लिए इस पूरी सूरत हाल में क्या कुछ मौजूद है? देखिए, इस चीज़ के बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि US पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट अलाय है, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड भी और रेमिटेंसेस भी, और जो हमें डेट फाइनेंसिंग मिलती है और IMF प्रोग्राम मिलता है, सब में US का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसमें इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं जो हमें IMF प्रोग्राम लेने में या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लेने में हेल्पफुल होते हैं। तो पाकिस्तान तकरीबन अभी तक तो नेट बेनिफिशरी है। अगर हम हर साल देखें तो $7 बिलियन, $3.5 बिलियन हमें ट्रेड सरप्लस होता है US से, और $3.5 बिलियन के करीब ही हमारी रेमिटेंसेस US से फ्लोट करती हैं पाकिस्तान की तरफ। और इसके अलावा FDI एक कंसर्निंग फैक्टर है कि जो कि श्रिंक हुआ है, कि जो US बेस्ड कंपनीज थी वो पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, जब से ख़ास तौर पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस 2014 के बाद से बढ़ा है। लेकिन अगर हम देखें तो 2008 के बाद काफ़ी FDI में नुमाया कमी देखी गई है US की तरफ से। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान दो तरीके से बेनिफिशरी हो सकता है। एक तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि जब
यूएस टैरिफ लगाएगा तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो एक तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से बढ़ेगी, और दूसरा जो टैरिफ लगने की वजह से चीज़ें महंगी हो जाएंगी, उसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा यूएस इकोनॉमी के अंदर। तो इस इम्पैक्ट की वजह से उनकी इन्फ्लेशन ऊपर रहेगी, उसकी वजह से फेड अपने रेट्स को थोड़ा प्रलॉन्ग अरसे के लिए हायर रखेगा। तो उसकी वजह से एक तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा, और फिर जब टैरिफ लगेगा तो जैसे चाइना उनको एक्सपोर्ट करता था तो उनके ऊपर असर पड़ेगा, मैक्सिको करता था, कनाडा करता था, तो इन सब इकोनॉमीज़ की भी ग्रोथ, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ भी स्लो होगी, जिसकी वजह से जो है कमोडिटी प्राइसेस शॉर्ट रन में तो शायद थोड़ा सा उनमें नी जग इफेक्ट आए कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से ऊपर चली जाएं, लेकिन लॉन्ग रन में हमें नीचे ही सेटल होती लग रही है। तो पाकिस्तान क्योंकि इम्पोर्ट लेड कंट्री है, तो पहला फ़ायदा तो हमें ये हो सकता है कि हमारे लिए कमोडिटीज़ भी सस्ती मिल जाएंगी, तेल भी हमें सस्ता मिल जाएगा। फिर दूसरा जो कि एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा है जिसमें कंपनीज़ को आने को भी टाइम लगता है। अब जब कंपनीज़ के ऊपर टैरिफ लग जाएगा, 10% का भी तो लगा है चाइनीज़ पे, तो वो पाकिस्तान में आके कर सकते हैं, फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये लॉन्गर टर्म में प्रोग्राम होगा। ये नहीं होगा कि आज वो सोचें और अगले महीने से ये चीज़ एक्सपोर्ट वो यहाँ से करना शुरू कर दें। तो इसमें कोई 1 साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे, और टैरिफ अगर यहाँ से मज़ीद बढ़ते हैं तो वही अगर फैक्ट्री इधर लगती है तो यहाँ पे अगर वो फैक्ट्री लगाते हैं तो वही मार्जिन जो हैं उनको ज़्यादा फिजिबल पड़ेगा पाकिस्तान से काम करने का। तो वही जो पाकिस्तान के इधर माल लगा चाइना से आने में और फिर इधर प्रोसेसिंग होने में और यूएस जाने में जो उनको एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी, वो मेरा ख्याल है कि 10% पे काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। तो वो भी एक चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस सिचुएशन में फ़ायदा मंद हो सकता है। सही। अब दूसरा एक बड़ा सवाल लोगों के ज़हन में पैदा होता है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी रिलायंस है कि 3.5 बिलियन का हम उनके साथ सरप्लस रन कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स ईयू के बाद दूसरा बड़ा रीजन है यूएस, जिधर हम तकरीबन 5.5 से 6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो कंसर्न यही होता है कि हमारे ऊपर टैरिफ ना लग जाए। तो उसकी जो पाकिस्तान के हवाले से बात समझ आती है, क्योंकि अगर हम क्वांटम को देखें तो चाइना, मैक्सिको, ये जो कंट्रीज़ हैं ये तकरीबन हर कंट्री तकरीबन 10% यूएस की इंपोर्ट्स का बनाता है, जबकि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो हम उनकी टोटल इंपोर्ट्स का 0.1% भी नहीं बनाते। और फिर हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं उनको एक्सपोर्ट कर रहे जिनके उनकी इंटरनल इकोनॉमी को डिस्ट्रप्शन हो। हम बिल्कुल ही बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ बेचते हैं, और ना तो हम टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ बेचते हैं कि हम उनके साथ किसी स्टेज के ऊपर competitive हों, ना ही हम उनको कोई मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी चीज़ बेचते हैं कि जो उनकी इंटरनल इंडस्ट्री को थ्रेट हो। तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। और रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो अगर हम देखें तो तकरीबन 10% हमारे रेमिटेंसेस वहाँ से यूएस से आते हैं। तो अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता भी है तो वो इतने क्वांटम में कुछ उसका मीनिंगफुल नहीं होगा। लेकिन वो सब ये क्वांटम तो फिर बढ़ता जाएगा ना, अगर कोई चाइनीज़ कंपनीज यहाँ आती हैं और वो यहाँ से फिर यूएस को एक्सपोर्ट शुरू करती हैं, क्योंकि यूएस के टैरिफ लगाने का मकसद तो है कि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करे और लोग वहाँ मेड इन यूएस चीज़ों पर ज़्यादा रिलाई करें। तो वो अगर पाकिस्तान से वही चीज़ जाएगी, वो चाइना से नहीं जाएगी और होगी वो मेड इन चाइना ही, तो वो क्वांटम अगर बढ़ेगा तो मुस्तकबिल में ऐसा चांसेस तो हैं कि फिर पाकिस्तान पर भी या उन तमाम ममालिक पर जहाँ से चाइना जाकर उसको एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहा है, तो उन तमाम ममालिक पर फिर ये टैरिफ के ऐलानात होते जाएं। जी बिल्कुल। अभी देखें कोई पाकिस्तान में ऐसा BYD के अलावा या 1-2 चाइनीज़ प्लेयर के अलावा जो कि हमारे टायर इंडस्ट्री में आए हैं, या कुछ और एक छोटे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में है, कोई बड़ा चाइनीज़ प्लेयर पाकिस्तान के अंदर अभी तक उस लेवल के ऊपर नहीं आया, या उसने कोई ऐसा प्लांट नहीं लगाया कि वो यहाँ से कोई बड़ी ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब करेगा। तो अगर नेक्स्ट अगर जाते ये चीज़ होती है तो फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी देखेगी कि इसके हमारे साथ प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। लेकिन जो भी फ़िलहाल हमारा क्वांटम है वो बहुत ही कम है, और यहाँ से अगर चाइना आके कुछ हमारे से करता भी है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी कोई इतना बड़ा क्वांटम बन जाएगा कि हम उनकी इंपोर्ट का तकरीबन हमें 1% भी पहुंचने के लिए यूएस को तकरीबन यहाँ से
अपनी 40 बिलियन तक हमें लेकर जानी पड़ेंगी एक्सपोर्ट, सिर्फ यूएस को। अच्छा। तो उस क्वांटम से भी देखें तो अभी हम बहुत ही छोटा चंक है। अगर लेट से कि हम यहाँ से 80 बिलियन भी लेके जाते हैं, जो कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स ही 30 बिलियन। तो इस सिचुएशन में वैसा तो सवाल ये भी उठता है कि फिर चाइना की जो प्रायोरिटी है, स्केल पे भी अगर हम खेलें तो हमारे पास रूम काफी है। तो फिर चाइना की प्रायोरिटी तो सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, फिर ये कंबोडिया, वियतनाम या थाईलैंड और दीगर ममालिक में जहाँ इस वक्त चाइनीज शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, फिर ये ममालिक क्यों इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट पर मौजूद है उनकी? फिर तो पाकिस्तान पहला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को एक बहुत ह्यूज सफर तय करना है अगर वो 1% तक भी पहुँचना है। तो देखिए, सप्लाई चेन में और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि वो उधर से रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, तो जिधर से वो अगर सऊदी अरेबिया से ऑयल लेते हैं या दूसरी चीज़ें लेते हैं और रिफाइनिंग कैपेसिटी उनको उधर से मिल सकती है उस कंट्री से, तो वो चाइना ये चीज़ें भी देख रहा होता है। तो पाकिस्तान में क्योंकि साथ साथ कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई, अगर हमारे पास भी कोई बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स होता, स्टील मिल जैसा यूनिट चल रहा होता, तो हम भी चाइना की फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर होते। तो क्योंकि अभी ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं है या इनको ओवरऑलिंग में टाइम लगेगा, तो वो कुछ ऐसे चीज़ें तो आ सकती हैं कि जिनके अंदर बहुत ही कम प्रोसेसिंग करनी पड़े, जैसे कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है या छोटा मोटा मोबाइल फ़ोन सेट बन सकते हैं, टीवी सेट बन सकते हैं। तो इस तरह के काम तो पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं चाइना, लेकिन जो बड़ा लेट से कि स्टील के अंदर उसको अगर जाना है बड़ा और किसी और चीज़ में किसी और कंट्री को यूज़ करना है, तो पाकिस्तान से उसको काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि इधर दूसरे रॉ मटेरियल्स उसको अवेलेबिलिटी थोड़ी है, वो चैलेंजिंग हो जाएगी। और वो सब इस पूरी सिचुएशन में जो अभी इस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी का इस वक्त दौरा है चाइना का, उनके साथ काफ़ी और लोग भी मौजूद हैं और चाइनीज़ कंपनीज़ को भी वो ऑफ़र कर रहे हैं कि आए कराची में प्लांट लगाएं, कराची में ईवीज़ की फ़रोग पर काम करें, ओवरऑल CPEC को भी तेज़ और मज़ीद ऑपरेशनल करने पर बात हो रही है। तो ये इसमें कोई पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए निकल सकता है कि कन्विंस किया जा सके चाइनीज़ को कि आप दीगर ममालिक को छोड़ें और पाकिस्तान को आकर एज फर्स्ट पार्टनर पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान तो इजहार करता है कि चाइना ही पाकिस्तान का फर्स्ट पार्टनर है। देखिए, जो अभी दौरा चाइना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो CPEC मेरा ख्याल जो फेज़ 2 में हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि हम जो उसमें एक CPEC में थोड़ा सा ठहराव आ गया था, तो उस प्रोजेक्ट्स को हम आगे लेके चलें। उसमें मेन तो हमारा जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है वो है, फिर कुछ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर कंपनीज भी बात हो रही है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है कि कंपनीज अपने को थर कोल की गैसिफिकेशन की भी बात हो रही है, उसमें भी प्राइवेट पार्टीज जाएंगी, गवर्नमेंट इटसेल्फ इनिशिएटिव नहीं लेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो गवर्नमेंट उनको भी चाहती है कि ये जल्दी से इन पे थोड़ा सा काम हो। तो उम्मीद है कि जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो भी शायद हम फाइनेंशियल क्लोजर के करीब पहुंच जाएं इस दौरा पे जाने पे, और जो हमारी डेट रिस्केजुलिंग है पावर प्लांट्स की, तो वो हो जाए, तो उससे थोड़ा हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में रिलीफ मिल जाए पब्लिक को। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जो आगे, अभी तो फिलहाल आपको रिजल्ट नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगले 2-3 महीने के अंदर आपको काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नज़र आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उवैस अशरफ साहब, हेड ऑफ ED सिक्योरिटीज़, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गवादर पोर्ट को ऑपरेशनल तेज़ी से करने की इस वक्त हुकूमत कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में क्या इक़दाम हुए हैं और ये कितनी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के मुस्तकबिल में मुआशी तौर पर ला सकता है, एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। 60 किलोमीटर से ज़ायद तवील कोस्ट लाइन पर वाक़ शहर गवादर की इंपॉर्टेंस हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। आलमी माहिरीन गवादर को आने वाले वक्त में पाकिस्तान समेत चाइना, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए अहम ट्रेड रूट के तौर पर तरजीह दे रहे हैं। CPEC और गवादर पोर्ट पाकिस्तान और चाइना के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके जरिए दुनिया के लिए ट्रेड के नए रास्ते खुल रहे हैं। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, $65 बिलियन का मंसूबा, गवादर और गवादर पोर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे
सबसे अहम है। जोग्राफिकली गवादर पोर्ट अहम तरीन मुकाम पर वाक़ है, जो कराची से तकरीबन 500 किलोमीटर, ईरान के बॉर्डर से तकरीबन 120 किलोमीटर और ओमान से तकरीबन 380 किलोमीटर के फासले पर है। डीप सी गवादर पोर्ट 2007 में मुकम्मल हुई थी, जिसे तकरीबन $250 मिलियन की लागत से तामीर किया गया था और साल 2013 में गवादर पोर्ट को चाइनीज़ कंपनी को दे दिया गया था। गवादर पोर्ट की एक खास बात यह भी है कि यह पोर्ट ऑयल की ग्लोबल ट्रेडिंग के मरकज़ में मौजूद है। 21 मिलियन बैरल ऑयल रोज़ाना गवादर के सामने से गुजरता है। इस सालाना पेट्रोलियम कार्गो का 21% बनता है, जबकि LNG कार्गो का 20% भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। गवादर बतौर बिजनेस हब भी बहुत पोटेंशियल रखता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर भी गवादर के पास ही तामीर होना है। ये कॉरिडोर 7200 किलोमीटर तवील है। ये कॉरिडोर हर साल 20 मिलियन कार्गो हैंडल करने की सलाहियत रखता है। यूरोप तक तिजारती सामान आधे वक्त और 30% कम कॉस्ट के साथ पहुंचाया जा सकता है। हुकूमत ने गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के लिए फौरी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस सिलसिले में मुतारिक हुए हैं और उन्होंने गवादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी है। इससे कबल वफाकी हुकूमत मुल्की सरकारी इम्पोर्ट का 50% गवादर पोर्ट के जरिए लाने का फैसला कर चुकी है। गवादर पोर्ट पर इस वक्त 2 बड़े वेसल्स लंगर अंदाज हो सकते हैं और 2045 तक गवादर पोर्ट 150 बड़े वेसल्स को जगह फराहम कर सकेगी। गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन से सालाना तकरीबन $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो सकेगा? अब जब गवादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने का अमल तेज़ होगा, इससे किस हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है और कब तक ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अफान कुरैशी साहब कन्वीनर हैं आबाद गवादर चैप्टर के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त जो अभी की सूरत हाल और फिर ये ऑपरेशनल करने में अब जब कमेटी बन गई है, वज़ीर आज़म ने खुद इसमें दिलचस्पी ली है और अब देखते हैं कि किस तरह से कमेटी आगे चलकर काम करती है। कितनी बड़ी तब्दीली आने वाले चंद माह में हम इस गवादर पोर्ट को लेकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया अरवा, आपने जो है वो मौका दिया। ये बहुत खुशाइन खबर है जो पिछले 2-3 रोज से गर्दिश भी कर रही है और प्रॉपर्टी सेक्टर भी जो है वो बड़ा मुतासिर हुआ था पिछले दिनों से, आपने देखा होगा। और गवादर खुसूस तौर पर बहुत ज़्यादा ही मुतासिर था। गवादर पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बुनियाद है गवादर शहर को बनाने की, डेवलप करने की। अब चूंकि वज़ीर आज़म ने इसमें अपना खुसूसी जो है वो इंटरेस्ट जाहिर किया है, पिछले दिनों भी, आज से कोई तकरीबन 2-3 महीने पहले भी इसी किस्म की खबरें सुनने को मिल रही थी, लेकिन उस पर कोई खातिर खां कोई काम अमल दरामद नहीं हो रहा था। लेकिन गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में भी बड़ी जो है वो मीटिंग्स इसके हवाले से करी, जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ मीटिंग्स को चेयर किया और गवादर पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन के हवाले से ये जो है वो एक तरीके से एक पैगाम जारी किया। उसमें जो है वो एहसन इकबाल को भी शामिल किया कि इसको एज सून एज पॉसिबल ऑपरेशनलाइजेशन की जाए इसकी। जबकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक और ऐलान किया था गवादर पोर्ट के हवाले से कि जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो ट्रेड होती है, जो हम गवर्नमेंट की जो इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें, वो 50% या जो है वो 60% जो है वो गवादर पोर्ट के थ्रू की जाएंगी। अब जो सवाल इसमें आता है कि गवादर पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन होना और उसके फवायद तो आपने अभी इंट्रो में माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा बेहतर बताए, लेकिन जो इसमें थोड़े से हर्डल्स हैं जिसको गवर्नमेंट को बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा, वो बुनियादी तौर पे ये हैं कि गवादर पोर्ट की मुल्क के दीगर हिस्सों से बाय रोड कनेक्टिविटी कोस्टल हाईवे मौजूद है। इसके अलावा आरसीडी हाईवे के साथ भी जो है वो कनेक्टिविटी मौजूद है। लेकिन चूंकि जब हम कोस्टल हाईवे से ट्रैवल करते हैं तो उसमें एक बहुत जो है ना वो पहाड़ी सिलसिला आता है जिसको पूरी टॉप कहते हैं। उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो रिपेयरिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इसकी फ्रीक्वेंसी में। यानी जो जो ट्रांसपोर्ट मूव होगी, जो बड़े ट्रॉलर्स मूव होंगे बाय कार और बाय छोटी गाड़ी जो है वो तो आप बहुत आराम से जा सकते हैं, बट जो ट्रॉलर्स हैं उनको वहाँ पे मुश्किलात का सामना रहता है, जिसको गवर्नमेंट को इसको बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक पे इसको देखना होगा। अच्छा, उसके साथ साथ जो सबसे जो बुनियादी चीज है, अगर कि मैं कोई इम्पोर्टर हूँ या एक्सपोर्टर हूँ और मैं गवादर पोर्ट के थ्रू काम करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक पॉलिसी भी वाज़े करनी होगी कि कराची के पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए
जो मामलात मुझे देखने पड़ते हैं, मुझे इंसेंटिव गवादर से क्या मिलता है, यानी मुझे किस किस चीज की एग्जेम्पशन मिलती है वहां से, इंपोर्ट पर भी और एक्सपोर्ट पर भी। क्योंकि लामौला जो भी गवादर से कोई चीज इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, तो उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बढ़नी है। कराची से गवादर का फासला तकरीबन 600 किलोमीटर का है, और अगर हम मुल्क के दीगर हिस्सों से देखें तो तकरीबन फासला जो है वो बढ़ता है। तो एक तरीके से अगर इसको ऑपरेशनलाइजेशन करने जाते हैं तो इसमें एक अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो जरूर एड ऑन करना होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के ही मातहत है गवादर पोर्ट अथॉरिटी, तो इनको कोई ना कोई इस पर अपना एक मैकेनिज्म सेट करना होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट का एक बड़ा मसला था, जो कि पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह गवादर पोर्ट एयरपोर्ट जो है उसकी इनोग्रेशन भी हो गई और वो भी फाल हो गया। अब उस पे जो फ्लाइट्स हैं वो एज यूजुअल वही ATR जो ऑपरेट होता था यहाँ से, अभी तक वही ATR ऑपरेट हो रहा है। अगर इस पर भी जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन को बढ़ा दिया जाएगा, कोई और हमारी प्राइवेट एयरलाइंस जो है वो इस पे अपना कोई रूट जो है वो प्लान कर लेंगी, कराची गवादर कोयटा इस तरीके का, तो भी ट्रैफिक बढ़ेगा और लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे गवादर को, लोग वहाँ के जो पोर्ट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको देखेंगे, समझेंगे। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर भी लाजमी जगह कंसिडर। सही। तो अफान साहब, ये ज़ाहिर है ट्रैफिक तो उसी वक्त बढ़ेगा जब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिर लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। जो इंसेंटिव की आपने बात की है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से, और अब अगर इसको ऑपरेशनल करना है और प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप करना है, तो ये इस इंसेंटिव को ज़रा थोड़ा और एलोबरेट अगर आप करें, ये इससे आपकी क्या मुराद है, ताकि थोड़ा सा और प्राइवेट सेक्टर इस पर अट्रैक्ट हो सके। इंसेंटिव से मुराद मेरी ये है कि गवादर मास्टर प्लान जब तरतीब दिया गया और वो जब फाइनली लॉन्च हुआ 2020 में, फाइनली लोगों के सामने पब्लिक हुआ, तो उसमें बाकायदा एक पूरा चैप्टर मौजूद है कि जिसमें लिखा हुआ है गवादर GSTD, गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, उसी पर एक ड्राइव चली और उस ड्राइव पर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा अपना इनपुट दिया, और 2023 में सूबाई गवर्नमेंट ने गवादर को टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। लेकिन टैक्स फ्री डिक्लेयर करने के बाद अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई, सूबाई टैक्सेस उन्होंने फ्री कर दिए। देखिए, किसी भी पोर्ट को चलाने के लिए, किसी भी पोर्ट सिटी को बनाने के लिए गवादर के बारे में 2004 में ये एक स्लोगन सेट किया गया था कि दुबई बनाने जा रहे हैं हम, पाकिस्तान में दुबई बनाने जा रहे हैं। अगर दुबई भी हमारे और आपके सामने डेवलप हुआ है, तो दुबई में यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, जो कारोबारी शख्सियत है, उसको एक इंसेंटिव मिला है जो कि टैक्स की सूरत में था, टैक्स एग्जेम्पशंस करी गई हैं उसके लिए। इसी तरीके से बिल्कुल पड़ोस में चाबार मौजूद है, बंदर अब्बास मौजूद है, बंदर अब्बास के पोर्ट पे भी जो है वो इंसेंटिव मौजूद है, इसीलिए ईरान जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है। अब गवर्नमेंट को समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पे भी अगर आपने ट्रैफिक को बढ़ाना है और कारोबारी अट्रैक्शन पैदा करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, तो लामौला आपको जो है वो टैक्स एग्जाम्पशन देनी होगी। अच्छा, उसमें अरबाब मैं आपकी नॉलेज में और इजाफा करते चलूँ, आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, एक ऑलरेडी यहाँ पे फ्री जोन मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2200 समथिंग एकड़ पर है, जिसको आम लफ्जों में चाइनीज फ्री जोन कहा जाता है, जिसमें तकरीबन कोई 45 के करीब इंडस्ट्रीज ने जो अपना इंटरेस्ट जाहिर किया और 3 के करीब इंडस्ट्री वहां लग चुकी हैं, जिन्होंने अभी प्रॉपरली काम शुरू किया है या नहीं किया, ये अभी मुझे इसकी मालूमात मुकम्मल नहीं है। ठीक है। तो चाइनीज का जो फ्री जोन है उसके बाहर जो है वो बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान एरिया है, जिसमें गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रियल स्कीम भी है जिसको जीटा कहते हैं। इसके अलावा अपना GDA का प्लान करदा डाउनटाउन का एरिया है जिसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तानी और फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी कि वो यहाँ आए और यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मशरूत है कि हमें इंसेंटिव क्या दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर हम आके वहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाते हैं। सही। तो अफान साहब, अब ये इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होनी है या इंसेंटिव्स पर जो इन्वेस्टमेंट होनी है गवर्नमेंट की साइड से,
उसमें उसका पेस अभी तक इतना स्लो क्यों है? हमने देखा एक मौके पर गवादर स्टेडियम को आबाद करने की कोशिश की गई, बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पर गए, वहाँ पर क्रिकेट मैचेस करवाए गए और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बस अब गवादर के दिन फिरने वाले हैं और अब हम वाकई एक नए दुबई को यहाँ पर उभरते हुए देखेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा गैप आ गया। ये इतना स्लो डाउन चीज़ें हो जाने की वजूहात क्या हैं? अरबाज साहब, होता ये है, वाकई वो स्टेडियम जो है वो एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि वो वाकई देखने से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा गवादर बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा पूरी दुनिया जो है, पूरा फॉर ईस्ट जो आपका है वो ब्लू इकोनॉमी से फायदा उठा रहा है। और हमारे यहाँ बड़ा एक हमारी बदकिस्मती कह लें कि जीवनी से लेके और केटी बंदर तक हमारे पास खूबसूरत साहिल मौजूद है और हमने उसको कहीं पर भी 1% भी यूटिलाइज नहीं किया हुआ सरकारी सतह पे या सरकार के साथ कोई पीपीपी मोड पर कि उस पर कोई खूबसूरत रिजॉर्ट्स बने, उस पर टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जा रहा हो। छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस में जरूर टूरिज्म को प्रमोशन की बात होती है, लेकिन ग्राउंड पे जो अमल दरामद है ना वो नहीं हो पाता। आपने जैसा कि बात करी कि एक दौर में आपको देखा, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां गए, इसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी दोबारा से बूम आया। लेकिन हर शख्स जो है वो इस इंतजार में था कि ये प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव मिलेगा, जिसके बाद हम यहाँ पे कोई अपनी इंडस्ट्री प्लान करेंगे, हम कोई हाई राइज बिल्डिंग प्लान करेंगे, हम कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी में अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक हम कोई रिजॉर्ट्स बनाएंगे, हम कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करेंगे। क्योंकि गवादर में किसी भी किस्म का काम करने के लिए आपको हर किस्म की चीज कराची से या दीगर डेवलप शहरों से लेके जानी होती है। इंसेंटिव बार बार जो मैं जिक्र कर रहा हूँ टैक्स इंसेंटिव की, अगर वो दे दिया जाएगा, बोर्ड वहां पर मौजूद है जो कि 100% कंप्लीट है, जिसपे आप कल से जो है वो अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो अगर ये इंसेंटिव मिल जाएगा तो रॉ मटेरियल वहाँ पे अफान साहब, ये जो तजवीज़ हैं आपकी, ये भी क्योंकि आपकी जो अपनी एसोसिएशन है उसके थ्रू क्या गवर्नमेंट तक पहुँची हैं, गवर्नमेंट के इल्म में ये सब चीज़ें हैं या अभी ये सिलसिला अभी स्टार्ट होना है? हर मीटिंग में, हर विफाक के साथ मीटिंग में, सीएम बलूचिस्तान के साथ मीटिंग में, जो वहाँ पे इदारे मौजूद हैं, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीडा, आपके रेवेन्यू के इदारे, हर इदारे को हमने अपनी ये रिकमेंडेशन दी हैं और हमने ये रिकमेंडेशन जो कोट करी हैं, ये जो गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली ही बताया है। और हर जगह पे हम कहते भी हैं, सुनवाई भी होती है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि बदकिस्मती है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2023 के 4 जुलाई को सूबाई गवर्नमेंट ने गैजेटेड नोटिफिकेशन कर दिया था गवादर को टैक्स फ्री का, कि सूबे के जितने भी टैक्सेस हैं उससे मुस्तस्ना हासिल होगी गवादर को। लेकिन आज तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वहां पर नहीं है। सही। जबकि अभी देखें कैसर अहमद शेख साहब जो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं, उनका अपना भी एक बिजनेस का बैकग्राउंड है और वो तो इसकी अहमियत को बड़ा समझते भी हैं। जब वो प्रोग्राम में आते भी हैं और उनसे हम पूछते भी हैं तो उन्हें इसकी अहमियत का अंदाज़ा है। लेकिन उनके होते हुए भी फिर ये चीज़ क्यों रुकी हुई है या उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक क्यों नहीं हो रहा, ये बहरहाल अपनी जगह पर एक सवाल मौजूद है। बिल्कुल ये सवाल है, और ये सवाल इस तरीके से भी आप इसको किया जा सकता है कि जैसे हमारा मुल्क जो है वो हम इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस से तो गुजर ही रहे हैं। हमारे पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहां पर गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी लेनी है और प्राइवेट सेक्टर में आके उसको डेवलप कर देना है, चाहे वो इंडस्ट्री की शक्ल में हो, चाहे वो रिक्रिएशनल की शक्ल में, चाहे वो बिल्डिंग्स की शक्ल में। एक रोजगार का एक विंडो भी ओपन होनी है जो कि वहां पे जो लोकल जो गवादर के लोग हैं, जो फिशरमैन हैं, उनके लिए भी वो विंडो वाइडली ओपन होगी और एक पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए भी होगी। और अल्टीमेटली इसका फायदा जो है वो गवर्नमेंट को भी मिलना ही मिलना है। लेकिन मुझे भी खुद नहीं समझ में आता कि इस पर क्यों जो है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाती। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अफान कुरैशी साहब, कन्वीनर आबाद गवादर चैप्टर के हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुस्तकिल गिर रही है और सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स का यही हाल है। इसकी वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक
बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मईशत से जुड़े किसी भी बयान का असर पूरी दुनिया के मुल्क की मईशतों पर होता है, बिजनेस पर होता है और स्टॉक मार्केट्स भी इससे खासी हद तक मुतासर होती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब मुख्तलिफ ममालिक पर नए टैरिफ्स के ऐलानात किए गए, कुछ नई पॉलिसीज़ से मुतालिक इज़हार ख्याल किया गया, तो हमने न सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स को बल्कि पाकिस्तान की मार्केट को भी पिछले कुछ दिनों में मंदी का शिकार देखा है। जो आज के नंबर्स हैं वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है। ये पूरा हफ्ता ही मजमूई तौर पर थोड़ा सा मायूस कन रहा है स्टॉक मार्केट के लिए, और आज हमने 1634 पॉइंट्स की कमी देखी है। 1,10,301 पॉइंट्स पर आज हमारा इंडेक्स क्लोज हुआ है, जो कि कुछ दिनों पहले तक हम इसको बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाता देख रहे थे। जब ये 6 फिगर्स में एंटर हुआ था उसके बाद उम्मीद ये थी कि बहुत तेज़ी के साथ ये शायद 120 और 125,000 को भी क्रॉस करेगा, लेकिन एक ब्रेक इसमें अभी आया है। अभी एक वक्ती ब्रेक है, मार्केट में अभी भी स्टेबिलिटी क्या मौजूद है और आने वाले दिनों में क्या रिवाइवल मार्केट का हो सकेगा, मज़मून की तरफ ये मार्केट जा सकेगी या नहीं। एहसन मेहंदी साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त हम देख रहे हैं 2-3 रोज़ से हमारी मार्केट मुस्तकिल एक डाउन हो रही है। इसकी वजूहात डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ही हैं, और ये इम्पैक्ट कब तक बरकरार है मार्केट पर, अपने इस डाउनफॉल वाली कैफियत से मार्केट किस तरह से और कैसे निकल सकेगी? देखें, ये मार्केट में प्रेशर है और उसकी वजह हमारी कुछ फॉरेन रीपेमेंट्स भी हैं, जो कि चाइना के साथ भी डेट है। इस वक्त मीटिंग हो रही है प्रेसिडेंट की चाइना के साथ, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ CPEC। आई थिंक ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो है अर्लियर कुछ प्रेशर शुरू हुआ। फिर GSP प्लस की भी जो है वो EU का रिव्यू जो है वो EU की टीम आएगी और फिर डिपेंड करेगी। तो आई थिंक ये वरीज जो हैं बहुत सारी हैं। जिस तरह से CPEC के प्रोस्पेक्ट्स के लेके हम देखें तो हमारी जो US एड है उसकी सस्पेंशन है। आई थिंक जो IMF का रिव्यू है उसमें भी इन्वेस्टर्स के खदशात हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शन शॉर्टफॉल है, तो वहाँ पर भी जो है कुछ मिनी बजट टाइप चीज़ जो है वो आ सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये जो मामलात हैं वो फरवरी का महीना जो है कुछ प्रेशर का नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी रिव्यूज़ हैं जिस तरह से मैंने कहा। और आई थिंक कि ये इवेंचुअली जो है अगर इसको हम शुरू कर देते हैं तो ये जो कुछ ट्रेड वॉर की वरीज है, US मार्केट्स भी गिर रही हैं दुनिया भर की, आई थिंक ये प्रेशर जो है ये फरवरी माह के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ये जो IMF का इस वक्त रिव्यू है ये कितना क्रिटिकल है? चूँकि इस पर बहुत पहले से बात हो रही थी, जो हमारे टैक्स के शॉर्टफॉल्स थे वो हमें थोड़ा सा उस वक्त परेशान कर रहे थे 2-3 माह पहले, हमें वो बहुत तेज़ी से रिकवर करने थे, वो अभी उस तरीके से नहीं रिकवर हो सके। पॉलिसी रेट में हमने 1% की कमी देखी, लेकिन उसका भी कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा मार्केट को नहीं हुआ, जबकि माजी में हमने जब भी ये रेट कट देखा है, कट डाउन देखा है, तो उसका हमेशा से मार्केट को फ़ायदा हुआ है। तो ये अभी पूरा अगला महीना हम इसी तरह कभी कमी कभी थोड़ी बहुत मार्केट में थोड़ा ऊपर जाते हुए ये कैफियत इसी तरह से बरकरार रहेगी। देखिए, आप इसके मुश्तहिल रीजंस है। जिस तरह से हमने देखा कि स्टेट बैंक की जो पॉलिसी थी वो काफ़ी कॉशियस पॉलिसी, रेट कट था डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फ्लेशन हमारा 2.4% हुआ। तो आई थिंक कि ये जो बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस अपेरेंटली नज़र आई हैं, जिसमें ट्रम्प के भी एक्शंस हैं टुवर्ड्स क्लोज पार्टनर्स, आई थिंक वो भी एक रीज़न है। तो आई थिंक कि ये जो वोलेटिलिटी है इसका मेजर रीज़न जो है ये तो कैरी ओवर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, प्रेशर बाजार के अंदर इसी वजह से है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट जो जिस हद तक गिरा सकती थी स्टेट बैंक उस हद तक नहीं। ज़ाहिर कॉशियस पॉलिसी हमने देखी और उसकी भी वजह यह है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स पाकिस्तान के दोबारा से मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी ऑनवर्ड बढ़ते रहेंगे, और यही रीज़न है कि पॉलिसी रेट के अंदर फर्दर कट की कुछ बात आई थी जिस पर मार्केट ने थोड़ा सा इंक्रीज किया था। बट जाहिर है इसमें अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो पॉलिसी रेट का कट एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसमें मार्केट के अंदर तेज़ी देखी जा सके। तो ऐसा काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी दिलचस्पी देख रहे हैं। कुछ ममालिक की हमारे माइंस एंड मिनरल्स में भी दिलचस्पी है, कुछ हमारे पोर्ट एंड शिपिंग को भी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो उसमें आकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। कुछ रियल स्टेट सेक्टर में भी लोगों की दिलचस्पी है। अभी अमेरिकन डेलीगेशन भी आया और उसने भी कुछ सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट पर दिलचस्पी दिखाई। तो इस सब का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने अपनी स्टॉक मार्केट पर नहीं देखा है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले सकती थी जिस तरह दुनिया भर की मार्केट्स ने लिया, लेकिन जाहिर है आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि MSCI जो है फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स, इसके अंदर भी पाकिस्तान का वेट 7% होने लगा है। चूँकि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी तो हमारा वेट भी फ्रंटियर मार्केट में बढ़ेगा, और फॉरेन इनफ्लोज हैं, आउटफ्लोज नज़र नहीं आ रहे। तो आई थिंक कि फॉरेन इंटरेस्ट भी पाकिस्तान मार्केट के अंदर है। कुछ हमारी 6 कंपनीज जो हैं वो MSCI की जो इंडेक्स है उसके अंदर उसके अंदर इजाफा भी हुआ है उस इंडेक्स के अंदर उन कंपनीज का। तो आई थिंक इस हिसाब से जो है नज़र आ रहा है फॉरेन
डेलीगेशंस आए हैं, उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं। सीपेक जो है प्रोजेक्ट्स मोस्ट प्रॉब्ली इनका रिवाइवल एक्सपेक्टेड है जब प्रेसिडेंट जो है उनकी विजिट है वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ जो हम डीलिंग्स देख रहे हैं। तो आई थिंक कि इस हिसाब से स्पेकुलेशन की जगह तो बनती है, बट जाहिर है जो इस वक्त आप इश्यूज इस वक्त देख रहे हैं, स्पेशली जो जो इस वक्त GSP प्लस का जो डिसीजन लेना है, ट्रंप की अपनी पॉलिसीज, ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी ज़्यादा जिटरी हैं इस वक्त ये लेकर कि ट्रंप की पॉलिसी आने वाले वक्तों में क्या देखी जा सकती है। तो आई थिंक कि इसके भी एक मेजर रीज़न है कि जो इसके वेरिएबल फैक्टर्स हैं, लोकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, IMF का रिव्यू भी है। आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में इस वक्त मार्केट को ले रहा है और पैनिक सेलिंग जो है वो नज़र आ रही है। अब ये प्रेशर मार्केट इस वक्त बर्दाश्त कर जाएगी? कोई बड़ी करेक्शन तो एक्सपेक्टेड नहीं है अगले कोई 10 से 15 रोज़ में, और अल्लाह करे कि GSP प्लस वाला जो रिव्यू हमारा वो बेहतर तरीके से हम उसको अबूर कर जाएं। तो अगर ये सब चीज़ें बेहतर होती हैं तो फरवरी के एंड में जाकर फिर दोबारा से ऑन ट्रैक आ जाएगी मार्केट। देखिए मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट में सपोर्ट इस वजह से भी देखा जाएगा कि NSS के जो रेट्स हैं उसके अंदर कमी देखी गई, काइबोर कम हो रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड्स कम हो रही हैं, आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत कम और होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है यानी कि इसकी एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक इस हिसाब से तो मार्केट को सपोर्ट मिलता रहेगा, बट सर्टनली बहुत सारे इकोनॉमिक फ्रंट पे डिसीजंस लेने हैं। वो IMF को लेकर हमें देखना है कि हमारी जो टैक्स के मामलात हैं, स्पेशली नॉन फाइलर जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर भी जो है कुछ डिसीजन मेकिंग होनी है और फरवरी माह के अंदर होनी है। जिस तरह से प्रॉपर्टीज पर इस वक्त कोई 10 मिलियन तक की छूट जो है उसकी बात हो रही है नॉन फाइलर को, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर छूट जो है पाकिस्तान इन्वेस्टर्स को भी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को भी दी जाएगी नॉन फाइलर्स की तरफ से, आई थिंक वो भी एक मेजर रीजन और एक ट्रिगर बाजार के लिए बन सकता है। तो इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड की कुछ ऐसे ट्रिगर्स हों, वो इकोनॉमिक रीजंस उसके हो सकते हैं और फिर जाहिर है गवर्नमेंट की कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जिस वक्त पेंडिंग है, और मोस्ट प्रॉब्ली वो फरवरी में डिसीजंस होंगे तो मार्केट को सपोर्ट आइडियली नजर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहंदी साहब, MD एंड CEO, आरिफ हबीब साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।